क्या ईरान का अभी तक हार ना मानना ईरान की जीत कहा जा सकता है? बेशक कहा जा सकता है। हालांकि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि उनकी फ़ौज को तबाह किया जा रहा है या उनकी मिसाइलों को, बल्कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके अस्पतालों को, उनके पावर प्लांट्स को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्यों नहीं अमेरिका नियंत्रण कर पा रहा है? अब्राहम लिंकन होने के बाद, इतनी बड़ी आर्म फोर्स होने के बाद, एयर फोर्स होने के बाद, क्या रीज़न है? ट्रंप ने उस वक्त विशेषज्ञों से कहा कि नहीं, ये जंग तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इससे पहले कि हॉर्मूज ब्लॉक हो सके। उनको वेनेजुएला के बाद कुछ ऐसा लगने लगा कि बहुत आसानी से ये मिलिट्री ऑपरेशन हो सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि अगर ब्लॉक हो भी गया तो हमारी नेवी तो दुनिया की बेहतरीन नेवी है, वो खोल देगी। क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा है नाटो इसमें? आपके ऊपर हमला होगा तो नेटो आएगा, ये नहीं कि आप चढ़ रहे हैं किसी के ऊपर। नेटो सिर्फ सुरक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं है। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल जो है वो चाहता है कि मैक्सिमम डैमेज कर दे ईरान का, इंडस्ट्रियल बेस ख़त्म कर दे, हो सके तो ईरान बिखर जाए, यानी वहाँ खाना जंगी सिविल वॉर शुरू हो जाए, और जो भी बाद में गवर्नमेंट आए वो कमज़ोर रहे। CIA का इतना डंका पीटने वाला देश कैसे एक मुल्क से ये तक नहीं पता लगा पा रहा है कि यूरेनियम है कहाँ? 450 किलोग्राम यूरेनियम आज भी ईरान के पास कहीं छुपा हुआ रखा है, रिफाइंड यूरेनियम। उससे 10 हिरोशिमा के बराबर बॉम्ब्स बन सकते हैं। क्या किसी भी हाल में क्या ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? ये उनके तस्वुर के बाहर है, और नेतन्याहू का भी शायद करियर एंड टर्मिनेट हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में मंदी आने वाली है, बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। दुबई वो रहेगा ही नहीं जो दुबई था, क्योंकि दुबई का मेन अट्रैक्शन ये था कि ये अमन की जगह है। अब आप देख रहे हैं कि रोज ड्रोन उड़ रही है, वहां पे गिर रही है, मिसाइल गिर रही है, तो कौन टूरिज्म के लिए वहां जाएगा? हेलो एंड वेलकम। जिस ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। 3 हफ्ते हो चुके हैं इस युद्ध के, और अभी भी किसी को नहीं पता कि इसका अंत कब होगा और किस तरह से होगा। हम देख रहे हैं कि अब हमारे देश यानी भारत तक भी जो क्राइसिस है इस युद्ध की वो पहुंच रही है। बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि द वर्ल्ड इज फ्लैट। आज हम सब लोग जो जी रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में, उसमें एक जगह अगर कुछ होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे देश पर पड़ता ही पड़ता है। पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हो गया है, हजारों लोग मार दिए गए हैं। लेकिन आज भी हमें नहीं पता कि आगे इस युद्ध का क्या होगा। क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका की तैयारी पूरी तरह से नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, स्पष्ट नहीं थे वो, और उन्होंने गलती से हमला कर दिया है? क्योंकि ईरान जिस तरह से लड़ रहा है, हार नहीं मान रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी तक ब्लॉक है, उसको नहीं खुलवा पा रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल को भी और अमेरिका को भी। अब इसका भविष्य क्या है इस युद्ध का, इसको समझने के लिए, और क्या अमेरिका को मान लिया जाए कि वो हार रहा है युद्ध, ईरान की जीत हो गई है इतने भर से ही, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान, जो कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में IR के प्रोफेसर हैं, और साथ के साथ वो अपना एक चैनल भी चला रहे हैं, प्रॉफ के शो। अगर आपको IR में दिलचस्पी है तो आप जाइए, उनके शो में जाइए और जा करके देखिए कि भाई वहाँ क्या बातें हो रही हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नाम से भी वो ढूंढ सकते हैं, मोहसिन रजा बिल्कुल, खान, आप नाम गूगल से भी करेंगे ढूंढ तो। सकते हैं। तो सर, पहले तो ये बताइए कि हम लोगों ने जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ईरान के प्रोटेस्ट के वक्त में हमने एक पॉडकास्ट किया था कि ये सब वहाँ पर क्यों हो रहा है, क्या स्थिति है। तब महंगाई को कारण बताया जा रहा था, कि लोग खुश नहीं हैं खामेनेई से। फिर उसके बाद हमने बातचीत की जब युद्ध शुरू हुआ। क्या तब हमें पता था, आपको कोई भी हिंट था कि 18 दिन 19 दिन बीत जाएंगे और ये युद्ध जारी रहेगा और ईरान इस तरह से रिटेलिएट करता रहेगा, हार नहीं मानेगा? तो अभी अगर हम देखें तो क्या ईरान का अभी तक हार ना मानना ईरान की जीत कहा जा सकता है? बेशक कहा जा सकता है। हालांकि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों मुल्क मिलके एक एक रेड में, जैसे इजराइल के एक रेड में 200 प्लेनों से रेड किया है, अमेरिका ने उससे भी ज़्यादा से। तो कोई कह रहा है कि 8,000 स्ट्राइक हो चुके हैं, कोई कह रहा है 15,000 स्ट्राइक्स हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ ये नहीं कि उनकी फ़ौज को तबाह किया जा रहा है,
या उनकी मिसाइलों को, बल्कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके अस्पतालों को, उनकी सड़कों, उनके पावर प्लांट्स को, उनके स्कूल्स को, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस-नहस कर रहे हैं, कोर्ट्स तक को नहीं छोड़ रहे। तो एक तरह से ईरान का इंडस्ट्रियल बेस नष्ट हो रहा है, तबाह हो रहा है। पर ईरान ने जो दिखाया है वो भी आश्चर्यजनक है कि मैं नहीं समझ रहा था कि इतनी भारी बमबारी के साथ ईरान इतने दिन खींच देगा और मिसाइलें चलती रहेंगी। बेशक कम हुई हैं, जो पहले दूसरे दिन मिसाइलों का फायर का रेट था उसका 10% ही रह गया, बट 10% काफ़ी है। ये भी जो है वो इज़राइल में आम जिंदगी नहीं चलने देगा। आपको रात में कई दफ़ा उठाया जा रहा है, आपको दिन में भी उठाया जा रहा है। बिल्कुल, वो वीडियो सब देख रहे हैं। हाँ, तो आपका दिमाग कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आपका दिमाग भी घूम जाएगा, आप अगर वहाँ पे ज़िंदा भी हैं तो। दूसरी बात ये है कि गल्फ़ ममालिक पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना हमला होगा इन जीसीसी कंट्रीज़ पे। इनकी इकॉनमी का जो धक्का है उसका मैं कैलकुलेशन आपको बाद में बताऊंगा, पर बहुत बड़ी मंदी आने वाली है यहाँ पे, उसका असर हम पे भी होगा। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना हमला करेगा ईरान उन मुल्कों पे। तीसरी बात ये कि हॉर्मूज़ बंद कर देगा ईरान, इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं थी और वो भी कर दिया ईरान ने। तो लग ऐसा रहा है कि ईरान अभी भी फाइट में है, जिसे कहते हैं ना, इट इज़ गोइंग द डिस्टेंस। जब आप एक बड़े बॉक्सर से लड़ते हो, माइक टाइसन से या मोहम्मद अली से, तो ये नहीं होती है आपकी, अगर आप उनसे छोटे हो या नौजवान हो या नौसिखी हो, कि आप उनको हरा दोगे। बट अगर आप उनको 15 राउंड तक ले जाते हो, जो मैक्सिमम होता है, उनको थका देते हो, तो वो भी एक तरह की जीत मानी जाती है बॉक्सिंग में। तो यहाँ से क्या ये समझा जाए कि ईरान इस युद्ध को लड़ने मतलब जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा है, अब थकाने के लिए लड़ रहा है? ईरान का मकसद बहुत सिंपल है। ईरान को पता है कि ये हर 6 महीने में आ जाते हैं और बमबारी शुरू कर देते हैं और ईरान का बहुत नुकसान कर देते हैं। तो ईरान ने फैसला किया कि भाई इस बार इनके ऊपर कुछ बोझ, कुछ भार, कुछ कॉस्ट इम्पोज करना ज़रूरी है अमेरिका और इजराइल पे। इजराइल पे तो करते ही रहते हैं वो मिसाइल, अमेरिका पे इतना हो नहीं पाता। हालांकि अमेरिका के भी कुछ जहाज़ गिरे हैं, कुछ लोग मरे हैं 13-14, पर ये ज़्यादा भार नहीं है और ख़र्चा भी हुआ है। मेरे ख्याल से तकरीबन $50 बिलियन के करीब खर्चा हो चुका है अमेरिका का। $50 बिलियन खर्च कर चुका है अभी तक ही। जो रेडार्स ख़त्म हुए हैं, जो प्लेन्स गिरे हैं, जो पैसे का खर्चा हुआ है, असला का, हो सकता है 100 बिलियन भी पार हो जाए, अभी तो पता नहीं, बट ये असली खर्चा नहीं है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के ऊपर कुछ पॉलिटिकल कॉस्ट हों, ट्रंप के ऊपर, और कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट हों स्टॉक मार्केट और ऑयल के ऊपर। वो मैं बताऊंगा कैसे स्टॉक मार्केट अमेरिका का एक्सप्लोड कर सकता है अगर ये मार्च के बियॉन्ड चलती रही। अगर एंड मार्च में ख़त्म हो गई तो चल जाएगा, पर अगर एंड मार्च में ये नहीं ख़त्म हुई तो वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स का और ऑयल मार्केट इन्वेस्टर्स का कैलकुलेशन ये है कि ऑयल 150 पार कर जाएगा, हो सकता है 200 छू जाए। और स्टॉक बबल जो है अमेरिका में, AI बबल, वो बर्स्ट हो चुका है, हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट जब एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है, ऑयल की कॉस्ट बढ़ती है, तो महंगाई का दर बढ़ता है। महंगाई का दर सिर्फ इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल हो सकता है, सेंट्रल बैंकिंग से। तो इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाएंगे तो वो कंपनियों की उधारी और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, वो बढ़ जाती है, तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। इस वक्त बहुत प्रॉफिटेबल हैं AI कंपनीज अमेरिका में, खूब प्रॉफिट्स बना रहे हैं सब, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, सब, ओपन AI, ये वो। जैसे ही ये प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी ओवर वैल्यूएशन है इन कंपनीज की, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में बबल बोला जा रहा है। हाँ, तो वो अगर बस्ट हुआ तो पूरे स्टॉक मार्केट गिरेगा, और अगर अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिरेगा तो पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे। यहाँ पे भी गिरेगा, पूरी दुनिया का गिरेगा। 2008 में जैसे हुआ था वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा एक क्राइसिस हो सकता है। मार्केट ये अभी उम्मीद कर रहा है कि ट्रंप मार्च के एंड से पहले रोक देंगे लड़ाई। उनकी बिलीफ ये है कि टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी ट्रंप एंड में ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये लड़ाई जो है, ये वो है कि किसकी पेन टॉलरेंस ज़्यादा है। अमेरिका की पेन टॉलरेंस सबसे कम है इस वक्त, उससे ज़्यादा है इजराइल की। इजराइल ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, और सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है ईरान। इतनी तकलीफ में भी वो चू नहीं कर रहा, बर्दाश्त कर रहा है। तो पेन टॉलरेंस की बात है, तो
तो कैलकुलेशन एक तो ये हो गया फाइनेंशियल, दूसरा कैलकुलेशन ये होगा कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन। कोई ऐसी वॉर नहीं रही है अमेरिका की तारीख में, कम से कम पिछले 50-100 सालों में, जिसमें अमेरिका जंग में गया हो इतनी कम अप्रूवल रेटिंग के साथ। यानी कि सिर्फ 23% लोग इस जंग के फेवर में थे। जब अफगानिस्तान में लड़ाई हुई तो 98% लोग उसके फेवर में थे, कुछ 97-98। जब इराक में हुई तो 83% लोग शुरुआत में जंग में, उसकी बात नहीं कर रहा, बाद में तो लोग खिलाफ हो ही गए थे, इसीलिए अमेरिका छोड़ के वहां से भागा। पर शुरुआत में तो लोग मेजॉरिटी में फेवर में थे, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में। तो 23%। तो ट्रंप को ये बात पता है कि अमेरिकन एवरेज वोटर सपोर्ट नहीं करता, उसने इनको इलेक्ट किया, ट्रंप को इलेक्ट किया अफोर्डेबिलिटी यानी महंगाई की वजह से। नो न्यू वॉर्स कह करके तो ट्रंप आए थे। नो न्यू वॉर्स कह के, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये महंगाई का दर। अगर तेल ऑलरेडी 30% ऊपर जा चुका है अमेरिका में इस वक्त, पेट्रोल पंप पे 25 से 30%, शायद हो सकता है 25% हो इस वक्त, और उसकी जब तेल ऊपर जाता है ना, तो तेल और एनर्जी कॉस्ट सेंट्रल है हर गुड में। ये कब महंगा हो जाएगा? सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन इसकी महंगी हो जाएगी, वो तो है ही हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन, पर इसके अंदर जो मटेरियल जाता है ना, उसमें बहुत सारे पॉलीफाइबर सिंथेटिक्स होते हैं, वो सब तेल से बनते हैं, तो तेल के रेजिन से बनते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक सिंपल सी चीज़ देता हूँ, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कीमत 30% बढ़ चुकी है। एल्यूमिनियम, आप कहेंगे एल्यूमिनियम से क्या मतलब? क्योंकि एल्यूमिनियम स्मेल्टर को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए ज़्यादातर एल्यूमिनियम स्मेल्टर जो है वो खाड़ी के मुल्कों में, गल्फ में। इसी तरह से फर्टिलाइजर, आपको एक और चीज़ बताऊं, आप 30-33% वर्ल्ड का फर्टिलाइजर जीसीसी में बनता है, अमोनिया, यूरिया, ये सब। आपको पता है कि अगर 10 रुपये भी बढ़ती है उसके बैग की कीमत, तो हमारा किसान सड़क पे आ जाता है। बिल्कुल। तो जो गरीब मुल्क हैं उनमें भुखमरी का चांस है, क्योंकि अफ्रीका के कई मुल्क तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ये, और जो बाकी मुल्क हैं उनमें भी प्रोडक्शन डाउन जाएगा चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई हो। नहीं तो अमेरिका भी क्या इंपोर्ट करता है तेल? अमेरिका का बहुत दिलचस्प है। अमेरिका बनाता तो इतना तेल है कि उसका खर्चा चल जाए अपने, क्योंकि उनके पास एक नई तरह की टेक्निक निकली, फ्रैकिंग। तो शेल ऑयल के थ्रू फ्रैकिंग करते हैं, वो हाई स्पीड पे वाटर का जेट मारते हैं, उस रॉक को तोड़ते हैं, उस रॉक के अंदर जो गैस और पेट्रोल होता है वो उससे छूट जाता है, वो पानी के साथ मिल जाता है, तो पानी और उसकी स्लरी बन जाती है, उसको रिफाइन करते हैं, उसमें से पानी निकाल के। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन रिफाइनरीज वो शेल ऑयल ले नहीं सकती, बहुत सारी रिफाइनरी बनती है एक ग्रेड ऑफ ऑयल के लिए। ऑयल के अलग अलग ग्रेड होते हैं, सबसे अच्छा होता है लिबियन स्वीट क्रूड, उसके बाद आया ब्रेंट, उसके बाद और हेवियर क्रूड्स आते जाते हैं। तो उसमें से जो बुरे क्रूड्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो अच्छा क्रूड था वो सब निकाल लिया है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आज से 150 साल पहले शुरू हो गया था। तो कनाडा में भी जो मार्श लैंड्स हैं उसमें से निकलता है सैंडी लैंड्स, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी भारी क्रूड है। तो उनकी रिफाइनरीज उसके लिए नहीं बनी है। उनकी रिफाइनरीज कुछ हैं जो वो तेल हैंडल कर सकती है, इसलिए अमेरिका हालांकि इनफ तेल बनाता है पर इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि उसकी रिफाइनरीज में वो इंपोर्टेड तेल चाहिए, और अपना जो हैवी ऑयल है वो एक्सपोर्ट कर देता है, वो डोमेस्टिकली सारा इस्तेमाल नहीं करता। और वेनेजुएला से भी तो इनको तेल मिल रहा होगा। वेनेजुएला का भी बहुत ही हैवी क्रूड है, अच्छा। अच्छे क्वालिटी का क्रूड नहीं है, तो वो भी आई डोंट नो कितना अमेरिकन रिफाइनरीज हैंडल कर सकती हैं, वो भी बाहर ज़्यादा बेचना पड़ता है उनको। हमारे मजे की बात है, हमारा फ़ायदा इसमें, हमारा रिलायंस का जो है वो हैवी क्रूड ले सकता है, वो बुरी क्वालिटी का क्रूड भी लेके उसको रिफाइन कर सकता है, उस पर मशीनरी पे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है, उसके स्पेशल मशीनरी। अभी रिलायंस का कुछ हुआ भी तो है अमेरिका में, कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि 300 बिलियन लगाएंगे, एक नई रिफाइनरी बनेगी अमेरिका में, टेक्सास में, और रिलायंस ने बोला है, पर रिलायंस की तरफ से कुछ नहीं आया है। अच्छा। ट्रम्प साहब की आदत है कि वो ऐलान करके एक तरह से प्रेशराइज करते हैं कस्टमर को, ये भी उनकी एक नेगोशिएशन की टेक्निक है। और उनको पता है कि लोग डरते हैं उनसे, तो उनको पता है कि दबाव में रखना है। तो अभी क्लियर नहीं है, बट हाँ कुछ खबर ऐसी है। तो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी तक नियंत्रण नहीं कर पाना, ये तो मतलब मेरे हिसाब से अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि आपने शुरुआत में ही बोला था कि नहीं, पहले तो आप यही कहते रहे कि अरे ऐसा कुछ होगा ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं अमेरिका नियंत्रण कर पा रहा है अब्राहम लिंकन होने के बाद, इतनी बड़ी आर्म फोर्स होने के बाद, एयर फोर्स होने के बाद, मतलब क्या रीज़न है? तो अमेरिका में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ट्रंप से कहा था, वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है
कि हॉर्मूज में प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए कल आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज भी कह रहे थे, उनके लीडर कह रहे थे कि क्या मजाक चल रहा है ये, कि आपने सोचा नहीं था हॉर्मूज के बारे में ये अटैक करने से पहले, आपने कोई प्लान नहीं बनाया। हमें 20 साल से पता है, कम से कम 40 साल से लोगों को पता है कि ये ब्लॉक हो सकता है, और 80s में एक दफ़ा हुआ भी था। तो ट्रंप ने उस वक्त विशेषज्ञों से कहा कि नहीं, ये जंग तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इससे पहले कि हॉर्मूज ब्लॉक हो सके। अच्छा जी। उनको पता नहीं, वेनेजुएला के बाद कुछ ऐसा लगने लगा कि बहुत आसानी से ये मिलिट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस था, और कुछ नेतन्याहू ने भी चूरन बेचा था, और इजराइल लॉबी ने। तो दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि अगर ब्लॉक हो भी गया तो हमारी नेवी तो दुनिया की बेहतरीन नेवी है, वो खोल देगी उसको। जो एक बात उसमें से सच है कि हाँ, दुनिया की बेहतरीन नेवी है अमेरिका के पास, पर उसको खोलेगी तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉर्मूज क्यों नहीं खुल पा रहा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हॉर्मूज जो है ना, वो 20 मील है अपने नैरोवेस्ट पॉइंट पे, यानी कि समझिए 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर के आसपास। पर जो पट्टी जिसमें से तेल के लिए डीप इनफ है, ऑयल टैंकर्स के लिए उसकी गहराई मुनासिब है, वो सिर्फ 2 मील की है, यानी 3 किलोमीटर की चौड़ाई है सिर्फ उस पट्टी की। अच्छा। जिसमें से भारी जहाज गुजरता मतलब पूरा रास्ता सुपर नहीं टैंकर इस्तेमाल होता नहीं, क्योंकि वो शैलो है कुछ एरियाज में बहुत, तो गहराई कम है उन इलाकों में। तो अब इसके ऊपर कई तरह से हमले हो सकते हैं। एक तट जो है हॉर्मूज का, एक तट पे तो ये यूएई ओमान है, और दूसरे तट पे जो है वो ईरान है। तो वो पहाड़ी इलाका है जो ईरान की तरफ है, इस तरफ भी पहाड़ी है, तो उसमें गुफाएं हैं जिसमें छिप सकती हैं मिसाइलें, ड्रोन्स, मिसाइल लॉन्चर्स, उसमें बोट्स छुप सकती हैं, हाई स्पीड बोट्स। फिर ईरान के पास बहुत सारे अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, ओवर द वाटर ड्रोन्स हैं, मतलब समुद्री ड्रोन है, हवाई ड्रोन भी है, और मिसाइलें भी हैं, तो और हाई स्पीड बोट्स भी हैं, और सुरंगें भी बिछा सकता है। तो इसको खोलना एक मुसीबत है कि आप एयर पावर से नहीं खोल सकते सिर्फ। इसीलिए अमेरिका ने 31st मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स मंगवाई है, वो 2,500 लोग। वैसे तो अमेरिका के पास 40,000 सिपाही हैं, 50,000 वहाँ पे, पर उसने 2,500 और बनाए, क्योंकि ये एक्सपीडिशनरी फोर्स है जो आइलैंड्स के ऊपर, 3-4 आइलैंड्स भी हैं हॉर्मूज में, उन आइलैंड्स पे लैंड करना ज़रूरी है उनको सिक्योर करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए कि वहाँ पे कोई ना हो IRGC। ऑफकोर्स उसमें अमेरिका तो कभी ऐसा तो होता नहीं कि अमेरिकन ट्रूप जाता है। जब अमेरिका जाता है तो पहले उसकी खूब बमबारी होती है उस जगह की, मतलब उसका धज्जियाँ उड़ा देते हैं। फिर हैवी गनशिप्स जाएंगे, हेलीकॉप्टर गनशिप जाएंगे, फिर सपोर्ट एयरक्राफ्ट जाएंगे, उसके साथ मरीन लैंड करेंगे। पर ईरान तैयार है, ईरान चाहता है कि कुछ ग्राउंड फोर्स आएँ, ताकि कुछ, जैसे मैंने बताया, एक तरह का नुकसान तो वो चाह रहे थे कि पॉलिटिकल हो, एक फाइनेंशियल हो, पर एक वो ये भी चाहते थे कुछ कैजुअलिटी काउंट भी हो, ताकि कुछ मरे अमेरिकन सिपाही। आर्म्ड फोर्सेस पे हमला करना भी चाहते हैं, क्योंकि उसका भी एक पॉलिटिकल ब्लो बैक होगा ना, उसका भी एक तो वो चाहते हैं कि ये लैंड करें, तो पर वो लैंड करना ज़रूरी है, उस तट को, उन आइलैंड्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। सिर्फ हवाई जहाज़ या सिर्फ समुद्री जहाज़ से वो नहीं हो सकता उसको सिक्योर। और अभी तक तो ईरान ने सुरंगें नहीं बिछाई हैं, वो हमें इसलिए पता है क्योंकि अगर सुरंगें बिछा देता है ईरान तो कोई जहाज़ वहाँ से गुजर नहीं सकता। पर कई जहाज़ों को उन्होंने, कई तो नहीं पर थोड़े से जहाज़ों को उन्होंने इजाज़त दी है, हमारे भी 2-3, पाकिस्तान के 2-3, चीन के कुछ और पाकिस्तान के। आज मैं पढ़ रहा था तो आज अल जजीरा ने शायद छापा है, तो उसमें इंडिया का तो नहीं था, इंडिया के निकाले हैं। हाँ, इंडिया के 2-3 जहाज़ निकाले हैं। अच्छा। तो उसमें भी एक स्ट्रेटजी है ईरान की। ईरान नहीं चाहता कि सबके लिए बंद हो जाए, क्योंकि अगर सबके लिए बंद हो जाए तो सब मिल के एक मोर्चा बना लेंगे उसके खिलाफ। तो वो उनके बीच में दरारें डालना चाहता है, जो अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं मुल्क। कुछ को दे दी परमिशन, अब आपको दे दी तो आप नहीं खड़े होंगे, आप कहेंगे अरे यार मेरा तो जा ही रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है मारकाट की। लोग मारकाट से बचते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेटजी है। अब ये कि आगे भी देगा वो इजाज़त, ये साफ नहीं है। हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है, ये एक अगर आता है LPG का तो वो एक दिन के लिए काफ़ी है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि उसकी एक LPG टैंकर एक दिन के लिए ज़रूरत के लिए सिर्फ काफ़ी है। तो ये ना समझे कि 3 अगर 2 आ गए 3 आ गए तो हमारा बेड़ा पार हो गया, ऐसा नहीं है, उससे नहीं होगा काम। तो खैर उसको हॉर्मूज को सिक्योर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए दर्जनों जहाज़ चाहिए, और एक भी जहाज़ पे मिसाइल लग जाए तो जहाज़ पे 300 से 500 आदमी होते हैं, वो उनका नुकसान होगा, फिर घर पे पॉलिटिकल नुकसान होगा, उसका रिपरकशन पॉलिटिकल भी होगा। 300 या 400 आदमी अगर मारे गए एक साथ, इसीलिए ट्रंप अपने नहीं भेज रहे।
और कह रहे हैं नेटो कंट्रीज से, यूरोप से और चीन से कि तुम भेजो, तुम्हारा तेल यहाँ से जाता है। तो वो कह रहे हैं अरे भाई तुम्हें हमसे तुमने ना पूछा, हमने तुम्हें मना भी किया, जरूरत नहीं थी, ईरान तैयार था न्यूक्लियर मटेरियल देने के लिए, फिर भी तुमने किया, हमें इत्तला तक नहीं की। चलो सलाह लेना तो एक चीज है, बताया तक नहीं। अब तुम कह रहे हो कि हम अपने जहाज भी, तुम्हारे जहाज भी वहां खड़े हैं, ये तो उन्होंने नहीं कहा, पर ये मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे भी जहाज वहां खड़े हुए हैं, तुम अपने पे तो भेज नहीं रहे, चाहते हो कि हम भेज दें अपने, क्योंकि 30-40 जहाज की जरूरत है, तो वो तैयार नहीं है अब देने को। उनके खुद के एक तो बहुत बुरी स्ट्रेटेजी भी रही, उनको लताड़ते रहते थे पिछले 1.5 साल, 1.25 साल से। सबको तो बेइज्जत कर रखा है, बेइज्जत कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, फिर जब आती है जरूरत तो फिर अभी भी जो ये कह रहे हैं कि नाटो से बोल रहे हैं, तो वो भी मदद मांग रहे हैं, लेकिन धमकी भरे लहजे में मदद मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपने सुना मतलब, ना? हाँ कि वेरी नहीं कि कुड फेस वेरी बैड फ्यूचर। मतलब नाटो नहीं बचेगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे लिए। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि नाटो का क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा है नाटो इसमें, क्योंकि हमें तो यही समझ में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये लगती है कि भाई अमेरिका जब इनके लिए बोलता है कि हम आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम आपके लिए खड़े हैं, तो क्या इनसे ऐसे वाइस वर्सा एक्सपेक्टेड नहीं है क्या कि आप भी खड़े होगे? डिफेंसिव अलायंस, यानी आपके ऊपर हमला होगा तो नेटो आएगा, ये नहीं कि आप चढ़ रहे हैं किसी के ऊपर तो नेटो आपके साथ भागता हुआ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नेटो सिर्फ सुरक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आक्रमण किया है, सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया है बल्कि लीडर को ही मार दिया, असैसिनेट कर दिया है। तो पर ये भी बंदर भपकी है मेरी राय में। क्यों? अच्छा। क्योंकि नेटो की जरूरत अमेरिका को भी है। कैसे? अगर अमेरिका नहीं जाएगा यूरोप के बचाव में, तो वो जो भी एग्रेसर मुल्क होगा, इस मुकाम पे तो लग रहा है कि रशिया होगा, पर हो सकता है चीन भी हो, वो खुद अमेरिका के लिए कल फिर खतरा बन जाएगा। आज तो इनको मारेगा, कल फिर अमेरिका के ऊपर चढ़ाई करेगा। तो ये नहीं है कि नेटो सिर्फ यूरोप के फायदे के लिए। दूसरे एक और भी व्यू है, कुछ लोग यूरोपियंस इस तरह से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नेटो वैसे ही खत्म हो चुका। अगर आप बातें सुने वैंस की, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मार्को रूबियो की और ट्रम्प की खुद की, तो वो कह रहे हैं पिछले 1.5 साल से ऐसा लग रहा है, 1.25 साल से, कि अगर रशिया ने हम पे हमला किया तो वैसे अमेरिका आएगा ही नहीं हमारे बचाव में। यूक्रेन में दिख ही रहा है, हालांकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। तो वो कह रहे हैं हमें तो ऐसा लग रहा है कि नेटो खुद ही लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, यानी कि उस पे अपने वेंटिलेटर पे। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, उन्होंने भी सुन ली ना धमकी, उनको वो भी जानते हैं उनकी अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, यूरोपियन भी जानते हैं। तो वो टस से मस नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं भाई जहाज आप ही ले जाएं अपने, हम आएंगे बाद में, जब वहाँ कुछ समझौते हो जाएंगे तो फिर हम पीस कीपिंग के लिए आएंगे, अभी आप जाएं। ठीक है। अमेरिका के हाथ से तो युद्ध निकल रहा है, ये एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल जो है वो चाहता है कि मैक्सिमम डैमेज कर दे ईरान का, इंडस्ट्रियल बेस खत्म कर दे, हो सके तो ईरान बिखर जाए, यानी वहाँ खाना जंगी सिविल वॉर शुरू हो जाए, और जो भी बाद में गवर्नमेंट आए वो कमजोर रहे, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे कुछ भी हो। ईरान कभी उतनी बड़ी ताकत ना बन पाए, तो या उसकी जो माइनॉरिटीज हैं ईरान में, जो फारसी स्पीकिंग है, पर्शियन एथनिसिटी है, वो 50-55% है। बाकी अजरी हैं, वो भी फारसी बोलते हैं पर वो हैं अलग, और बलोची हैं, वो तो खैर बहुत ही अलग हैं, और उसमें से ज़्यादातर सुन्नी भी हैं। फिर मार्श अरब्स हैं, जो अरब्स नीचे साउथ में रहते हैं इराक के बॉर्डर के पास, और फिर कुर्द हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ईरान इस तरह से हो जाए और जंग थोड़ी और चले। अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम अभी हथियार मत डालो, अभी समझौता मत करो। और तो इजराइल जो है वो अमन तो चाह ही नहीं रहा, मतलब वो तो और चाह रहा है कि अगर ईरान इस का न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो भी किसी तरह से ख़त्म कर दिया, कि ईरान से कोई न्यूक्लियर थ्रेट ना हो और ना मिसाइल थ्रेट बचे वहाँ से। पर हो जाए तो, हो सके तो रेजीम ही गिर जाए। कोशिश ये कर रहा है, पर
कामयाब कहाँ तक होगा वो पता नहीं। रिजीम चेंज के क्या मतलब, कोई अभी जिस स्तर पे युद्ध है इसमें दो सवाल रहेंगे मेरे। एक तो सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने के बाद में जो वहाँ पे चेंज आया, एक तो मुश्तबा का आना, ये कैसा फैसला है, ये कैसे लिया गया, किन पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में लिया गया फैसला है? क्योंकि मुश्तबा को तो बिल्कुल नापसंद कर रहे थे ट्रंप, उन्होंने पहले भी बोला था ये बात, उनको बनाया जाना। क्या ईरान की तरफ से एक मैसेजिंग दी गई है कि आपके कहने से यहाँ कुछ नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा? और क्या किसी भी सूरत में अभी ये लगता है कि वहाँ रिजीम चेंज जो दावा करके ये बढ़े थे इस युद्ध में, क्या उसकी कोई भी संभावना नजर आ रही है? देखिए, रजीम चेंज इस तरह से कोशिश कर रहे हैं वो कि सिर्फ सरकार को नहीं मार रहे, लीडरशिप को नहीं मार रहे, बल्कि जुडिशरी को मार रहे हैं, कोर्ट्स पे मार रहे हैं, पुलिस पे मार रहे हैं मुस्तकिल, जैसे गाज़ा में कर रहे थे, हॉस्पिटल्स पे मार रहे हैं, स्कूल्स पे मार रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि बसीज पे भी, पैरामिलिट्री के स्टेशंस पे भी मार रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई अगर प्रोटेस्टर बाहर भी आए, पर प्रोटेस्टर बाहर आ नहीं रहे क्योंकि रोज़ बम गिर रहे हैं, वो खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, वहाँ की पब्लिक अपने सर्वाइवल में लगे हुए हैं। दूसरी बात ये, उनके पास हथियार नहीं है, वो कमज़ोर हैं। तीसरी बात ये है कि वो ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन ही नहीं है ईरान के अंदर। लोग नाराज़ हों वो एक चीज़ है, पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो वो एक अलग चीज़ है। तो लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से कोई रजीम चेंज होगा। और जैसे मैंने बताया कि ईरान जो है वो काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी पे निर्भर है, जैसे सद्दाम हुसैन का इराक़ या मुअम्मर क़द्दाफ़ी का लीबिया। बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, पैरामिलिट्री, बसीज, आर्मी, IRGC, फिर काउंसिल ऑफ गार्डियंस, फिर काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तो है ही, जुडिशरी है, सुप्रीम लीडर है। मतलब इट्स अ वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस। और हर जगह सक्सेसर नॉमिनेट करवा दिए थे खamenei ने 3-4 लेवल तक। तो लग तो नहीं रहा कि इतनी आसानी से कोलैप्स होगा। और लोग तकरीबन 1 मिलियन, 10 लाख के करीब लोग हैं जिनके पास हथियार हैं। मैं सबको मिला रहा हूँ, बसीज को और IRGC और आर्मी और सबको मिला के। तो 10 लाख आदमी जिनके पास हथियार हो, और उनको हराना इतना आसान तो नहीं है। ऑपोजिशन जिसके पास कोई भी हथियार नहीं, अगर आप कुर्दों को भी दे दें वेपन्स, कुर्द के पास 3-4 हज़ार आदमी हैं, अब वो 4 हज़ार आदमी क्या कर लेंगे लाखों के सामने? तो ऑपोजिशन है नहीं ना। अगर माइनॉरिटीज़ या एथनिक माइनॉरिटीज़ को भी देंगे हथियार तो इतने हैं नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा कि सरकार गिरेगी। जहाँ तक रही मुश्तबा खamenei की बनने की बात, तो वो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। मुश्तबा खamenei को बनाया इजराइल और अमेरिका ने। क्या कह रहे हैं? उन्होंने बनवाया। आप कह रहे हैं कि मुश्तबा खamenei को लीडर ऑफ ईरान, इजराइल और अमेरिका ने बनाया इनडायरेक्टली। हाँ, इस तरह से कि उनके वालिद, उनके फादर ने, आयतुल्लाह खamenei ने एक लेटर दिया और अपने क्लोज एडवाइजर्स को कहा कि मेरे ख़ानदान से मेरे बेटे या किसी और को मत बनाना। ठीक बात। इस्लाम में जो होता है खिताब, वो ख़ानदानी नहीं होता, और हमारी रेवोल्यूशन इस्लामिक है, तो इससे गद्दारी होगी, रेवोल्यूशन से मत करना। तो कोई हालत में ये बन नहीं सकते थे नॉर्मल। अगर नॉर्मली वो मरते आयतुल्लाह खamenei और इलेक्शन होता नॉर्मल टाइम्स में। हुआ क्या कि क्योंकि अमेरिका ने उनको भी मार दिया, उनके बीवी बच्चों को भी मार दिया, सबको मार दिया, तो IRGC और 40 लीडर मार दिया है सरकार, जनरल और वो सब। तो जनरल्स चाहते थे कि इस जंग के माहौल में कोई ऐसा आदमी आए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो। किसी नौसिखे को वहाँ बिठाना मतलब उसको फिर से सिखाना पड़ता जंग के दौरान, दांव पेच और किस तरह से आर्मी, ये बहुत अच्छे से समझते थे। मुश्तबा के साथ तो काम कर चुके थे, ये लड़ चुके थे जंग में, ईरान इराक वॉर में, और ये अपने बाप के राइट हैंड मैन थे, तो इन्होंने पूरा देखा हुआ था पूरा सिस्टम अंदर से, और बहुत क्लोज थे IRGC के। बाकी 2 और 3 और आदमी थे जो मॉडरेट्स माने जाते हैं, इनको हार्डलाइनर माना जाता है। एक तो थे खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी जो ओरिजिनल लीडर थे, उनके ग्रैंडसन सैयद हसन खुमैनी उनका शायद नाम है।
एक थे ख़तमी पहले एक प्रेसिडेंट होते थे एक ईरान के, वो भी मॉडरेट थे, और ऐसी एक और नाम था। मज़े की बात यह है कि लारेजानी जो आयतुल्ला खमेनी के बहुत करीबी थे और राइट हैंड में थे, और इस वक्त हेड हैं, इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स के भी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के भी एक तरह से हेड हैं ईरान में। वो तो खास वफादार थे, पर वो मुश्तबा के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि मुश्तबा ना बने। क्या वजूहात हैं ये मुझे नहीं पता। ये हो सकता है कि वो सोचते हो कि ये ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं, हालांकि लारेजानी खुद भी हार्ड लाइनर है। या हो सकता है उनको लगता हो कि भाई बाप से बेटे को नहीं मिलना चाहिए, या जो भी बात थी। हो सकता है मुश्तबा खमेनी बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी थे, वो इनके खिलाफ थे। पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं वो खिलाफ थे इनके, पर IRGC इनके फेवर में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये उनके करीब थे और समझते थे उनको, और इस वक्त खतरे की घंटी थी। दूसरा जो काउंसिल, गार्डियन काउंसिल है और काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है, सॉरी, वो जो 88 मेंबर जो तय करते हैं उनकी वोटिंग होती है, वो बहुत नाराज थे कि आयतुल्ला खमेनी को मार दिया नेतन्याहू और ट्रंप ने, और वो कहते हम जवाब देंगे और हम एक कट्टरवादी को ही लाएंगे। इस वक्त समझौते का मामला नहीं होगा। तो उसमें जो वोटिंग हुई उसमें 59 लोगों ने आउट ऑफ 88 इनको वोट दिया, इसलिए ये बन गए। नहीं तो ये बन नहीं सकते थे। उन दोनों में से, तीनों में से कोई बनता, मॉडरेट्स में से। आपने लारिजानी का नाम लिया, और आज ही खबर आ रही है कि ये, बहरहाल अभी ईरान ने तो इस पर कुछ नहीं बोला है, बट ये कहा जा रहा है कि लारिजानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड हैं, चीफ थे, उनको मार दिया गया है। और साथ के साथ कल की ये खबर है कि जो बसीज फोर्स के हेड थे, गुलाम रज़ा, उनको भी मार दिया गया है। तो जब इतना बड़े बड़े जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स हैं उनको मार दिया जा रहा है, तो फिर ईरान लड़ पा कैसे रहा है? मतलब कैसे अभी तक वो अपनी होप नहीं खो रहे हैं? कैसे वो उनकी जो पूरी आर्म फोर्स है, जो बसीज, IRGC सब जो युद्ध लड़ रहे हैं, उनके अंदर वो मोटिवेशनल फोर्स कहाँ से आ रहा है जो हार नहीं मान रहे? वो 2-3 चीज़ें। एक तो उनके पास कोई और जगह नहीं है भागने के लिए, यानी विदेशों में उनके जो लोग हैं उनके पास, अब हो सकता है कुछ ऊपर के लेवल पे हों, पर नीचे के लेवल पे तो किसी के पास कोई ऐसा पैसा है नहीं कि वो बाहर चला जाए, और तो उनका वही घर है। नई जिंदगी शुरू करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी, हाँ, मतलब कोई और ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। दूसरा, अमेरिका ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं इजराइल। वो कह रहे हैं रेजिम चेंज, अगर वो कुछ समझौते की बात कर दे तो उनको पता है कि कुछ। तीसरी बात ये है कि उनमें एक तरह का नेशनलिज्म भी है कि भाई, ख़ास तौर से शिया इस्लाम में एक ख़ास मुकाम है शहादत का, जो इमाम हुसैन के वक्त से, करबला के हादसे के वक्त से, वाक़े के वक्त से है उनमें। तो उनको लगता है कि ये कोई बात नहीं, शहीद हो जाएंगे, पर हम यहाँ पे झुकेंगे नहीं। अमेरिका जो है वो एक दादागिरी कर रहा है, एक बुली है, और हमारे मुल्क में हमेशा इंटरफियर किया। वो भी, उनको अपनी तारीख भी पता है कि कितनी बार इंग्लैंड ने और कितनी बार अमेरिका ने वहाँ तख्ता पलट करवाया, और किस किस तरह से रूस भी घुसा और उनकी ज़मीनें छीनी और ये और वो। तो वो सब उनके दिमाग में है कि भाई हम इसको नहीं दोहराने देंगे। फिर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, जैसे मैंने बताया। तो वो अब कब तक लड़ेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर जितना लड़ लिए वो भी बहुत है। थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ वॉर समझाइए कि इस युद्ध को लड़ने के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान का कॉस्ट ऑफ वॉर क्या आ रहा है? क्योंकि ड्रोन, मिसाइल और ये जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं, ये फ्री में तो बन नहीं रहे हैं। ये जब गिर रहे हैं तो एक मिसाइल का कुछ कॉस्ट आती होगी। इन तीनों के कॉस्ट ये मैनेज कैसे हो रहे हैं? मतलब अमेरिका के पास तो चलिए बहुत पैसा है, लेकिन उनको भी जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से डेंट आ रहा है, विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट देयर पॉपुलेशन ऑल्सो। तो कॉस्ट ऑफ वॉर क्या है तीनों के लिए, और क्या इजराइल को पूरा पैसा अमेरिका दे रहा है इस लड़ाई में लड़ने के लिए? तो कॉस्ट ऑफ वॉर जो है ईरान के लिए तो बहुत हाई है, एक तरह से समझा जाए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इंडस्ट्रियल बेस सब तबाह हो रहा है। तो वो सब वापस बनाने में तो पता नहीं कितने 100 बिलियन लगेंगे। बल्कि उन्होंने ये एक शर्त रखी है
इसराइल ईरान ने कि अगर समझौता होगा तो मैंने बताया था ना कि दो ही तरीके हैं जिससे हॉर्मूज खुल सकता है। एक तो एस्केलेशन की स्ट्रेटजी है और एक है कॉम्प्रोमाइज़ की। यानी कि या तो ट्रम्प जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, एग्रीमेंट कर लें। अब उसमें उनको जलील भी होना पड़ेगा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, क्योंकि अब तक तो वो इनको कुछ समझ ही नहीं रहे थे, ना ईरानियों को समझ रहे थे, और जो बीच बचाव करने हैं उनको भी कुछ ना समझ रहे थे। यानी अगर बीच बचाव होगा तो अमेरिका, चीन या हिंदुस्तान या ऐसे मुल्कों से थ्रू होगा। वो तो ये सोच के आए थे ना कि 4 दिन में समेट देंगे इनका। तो एक तो वो होगा। दूसरी बात ये है, जो ईरान बचेगा वो एक घायल शेर की तरह होगा, और घायल शेर घातक होता है। तो वो बचेगा, रेजीम चेंज हो नहीं पाएगा। 450 किलोग्राम यूरेनियम आज भी ईरान के पास कहीं छुपा हुआ रखा है। 450 ग्राम, 60% रिफाइंड यूरेनियम, उससे 10 हिरोशिमा के बराबर बॉम्ब्स बन सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है साहब, मतलब अभी तक अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, इतनी CIA का इतना डंका पीटने वाला देश कैसे घायल एक मुल्क से ये तक नहीं पता लगा पा रहा है कि यूरेनियम है कहाँ? मतलब कितनी खतरनाक स्ट्रैटेजी। उनका अंदाजा ये है कि वो इस्फहान के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड टनल्स में, बंकर्स में छुपा हुआ है। तो इनके पास तो बंकर बस्टर बॉम्ब है, उस पर गिरा चुके हैं, पर वो अभी भी वहाँ पे दबा हुआ है इनके हिसाब से। पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान ने उसको पहले ही बिखेर दिया हो, अलग अलग जगहों पे रख दिया हो। अब ईरान मुल्क भी तो इतना बड़ा है, इराक से 5 गुना बड़ा, आबादी इराक से 3 गुनी बड़ी, तो बहुत बड़ा मुल्क है। अब वो कहाँ छुपा हुआ है एग्जैक्टली, पर इनका अंदाज़ा ये कि इस्फहान में है। तो एक तो वो बचेगा। तो आप ये बता रहे थे कि कितना, मतलब उनके पास जो न्यूक्लियर है मसौदा, उससे कितना नुकसान हो सकता है, क्या क्या बना सकते हैं वो? अगर वो इसको फर्दर रिफाइन ना करें तो एक डर्टी बॉम्ब भी बन सकता है और एक क्रूड बॉम्ब भी बन सकता है। डर्टी बॉम्ब तो ये होता है बस रेडिएशन फैला दिया। क्रूड बॉम्ब ये होता है कि कम इंटेंसिटी का एक हिरोशिमा के बराबर ब्लास्ट कर दिया। पर अगर ये 60% से 90% ले जाएं इसका रिफाइनमेंट और इसका ट्रिगर मैकेनिज्म और असेंबली बना लें बॉम्ब की, तो 10 बॉम्ब बन सकते हैं हिरोशिमा के बराबर, नागासाकी के बराबर, इसी मटेरियल में से। हिरोशिमा नागासाकी के बराबर 10 बॉम्ब बनाने की ताकत रखता है, इतना यूरेनियम है उसके पास। यूरेनियम है, पर अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी चीज़ें हैं, यानी कि रिफाइनिंग के लिए सेंट्रीफ्यूज और ट्रिगर मैकेनिज्म और असेंबली, बॉम्ब असेंबली, वो है या नहीं है। उसमें तो काफ़ी तो इन्होंने, अमेरिका ने वो ख़राब भी करवा दिए थे, वो जब उसको वो किया था, सिल्कवर्म अटैक किया था, सिल्कवर्म जब डाला था हाई स्पीड पे उसको घुमा के। पर वो बहुत पुरानी बात है, 2010 की बात है। उसके बाद से ईरान ने ठीक कर लिया था सब। ऊपर से सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, आपके पास कोई डिलीवरी मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी उस बॉम्ब को किसी तरह से टारगेट तक पहुंचाने के लिए। वो भी क्लियर नहीं है कि वो है कि नहीं, कि उसको मिसाइल से मेट करने के लिए, मिसाइल और उसको मिलाने के लिए, तो वो क्लियर नहीं है। तो पर खैर, इजराइल तो चैन की सांस नहीं लेगा जब तक वो मटेरियल नहीं मिलेगा। तो आप अगर समझौता करते हो ईरान से, तो आप एक घायल शेर को छोड़ते हो, वो फिर से इस पूरे खित्ते को हॉस्टेज रख सकता है, वो फिर से पूरे मिडिल ईस्ट को धकेल सकता है। और अब तो उसको कॉन्फिडेंस भी है कि भाई जब मैं इनको इतना घसीट सकता हूँ, ये कुछ नहीं मेरा कर पाए, उतना बड़ा कुछ नहीं कर पाए, तो क्या ही कर लेंगे। फिर आप यूरेनियम भी वहाँ पे रह जाता है। तो आप समझौता कर रहे हो, ऊपर से आप भी किस बलबूते पे समझौता कर रहे हो? ये तो आप पहले ही कर सकते थे। जंग से पहले लोग पूछेंगे नहीं आपसे घर पे कि भैया ये तो तुम पहले ही कर सकते थे, तुम अब जो मजबूर हो रहे हो समझौता करने पे। तो उन समझौते, ईरान ने भी कुछ शर्तें रख दी हैं कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, रेपरेशंस, जो भी आपने नुकसान किया है उसका। और भी 2-3 शर्तें रखी हैं। तो उस सूरत हाल में फिर से हॉर्मूज खुल सकता है। दूसरा तरीका हॉर्मूज खुलने का ये है कि आप एस्केलेट करें, यानी कि आप ग्राउंड फोर्सेस भेजें, या तो खर्ग आइलैंड पे जहाँ से 90% उनका ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे टर्मिनल है, क्योंकि ईरान के पास डीप सी पोर्ट्स नहीं है, तो खर्ग आइलैंड पे बड़े टैंकर आ सकते हैं। और वो उस पर एक हमला तो कर चुके हैं, पर उसको अगर एक ऑप्शन ये है कि उस पर ग्राउंड फोर्सेस डाल के उसको काबिज कर लिया जाए और उसको एज अ काउंटर इस्तेमाल किया जाए कि भाई हम इसको तभी छोड़ेंगे जब तुम हॉर्मूज छोड़ोगे। तो
फिर जैसे मैंने बताया था वो जो 3 आइलैंड है हॉर्मूज में, उनके ऊपर ग्राउंड फोर्सेस और समुद्री तट पे। तीसरा ग्राउंड फोर्सेस का ये है कि उस 450 किलोग्राम यूरेनियम को सिक्योर करने के लिए अमरीकी और इजरायली ग्राउंड स्पेशल फोर्सेस भेजें, हवाई जहाज के साथ और गनशिप हेलीकॉप्टर के साथ, और उसको कब्जे में करें, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें या उसको वहां से निकाल लें। तो यानी कि इन सब सूरत हाल में टाइम लगेगा। अगर आप समझौता नहीं करते हो और ये करते हो एस्केलेशन, मिलिट्री एस्केलेशन ग्राउंड फोर्सेस के साथ, तो टाइम लगेगा। टाइम, कॉस्ट ऑफ वॉर भी, कॉस्ट ऑफ वॉर तो ऊपर जाएगी, पर टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मार्च के एंड तक ये जंग खत्म नहीं हुई तो ऑयल 150-200 हो जाएगा डॉलर, स्टॉक मार्केट उड़ जाएगा, ऑयल मार्केट उड़ जाएगा, और जो अमेरिकन कंज्यूमर और वहां पे सड़क पे जो आएंगे लोग प्रोटेस्ट करने, वो अलग होगा, जैसे वियतनाम के दौर में हुआ था। तो वो पॉलिटिकल कॉस्ट कैसे उठाएंगे ट्रम्प साहब? तो उनके पास दोनों ऑप्शन इतने बुरे हैं कि या तो समझौता करो या और लड़ो एस्केलेट करके फाइट को, कि वो झुंझला रहे हैं। अच्छा, लेकिन ईरान, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान एक ऐसे देश से लड़ रहा है जिसके इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करना भी लिखा हुआ है। क्या किसी भी हाल में जब एकदम झुंझला जाएं ट्रम्प, हारने की कगार पे पहुंच जाएं ट्रम्प, और जो भी वहां पर वो हासिल करने गए थे वो कुछ भी जब उनके हाथ ना लगे, किसी भी हाल में क्या ट्रम्प ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक तो उनसे अभी सवाल ये पूछा गया क्या इजराइल कर सकता है। कल की अगर आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी हो तो ट्रम्प से पूछा गया क्या इजराइल न्यूक्लियर वेपन गिरा सकता है झुंझलाहट में वहाँ पे। तो ट्रम्प के मुंह पे एकदम से, ट्रम्प भी कुछ चौकन्ने हुए और हंसे, बोले नहीं, सवाल नहीं उठता। तो क्यों? वो इजराइल को नहीं कर, अगर ट्रम्प कहेंगे कि नहीं तो इजराइल कर नहीं सकता न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप वहाँ पे, तो ये उनके तस्वुर के बाहर है। और नेतन्याहू का भी शायद करियर एंड टर्मिनेट हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, दोनों वजहों से, अमेरिका की वजह से भी और इंटरनल। तो क्या रोक रहा है उनको? वो तो दुश्मनी, अगर जिस देश को एक देश ये क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं, एक देश ये क्लेम करता है कि वहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं है, फिर वही देश, अब तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, तमाम रिपोर्ट्स आ गई इनकी डिफेंस की, वही देश जाता है और एक स्कूल पे बम गिरा देता है, जा करके बच्चियों को मार देता है। ये भी तो इन्हीं के ऊपर है। उसी देश का इतिहास हमने देख रखा है कि वो जा करके वहाँ 2.5 लाख लोगों को मार देता है, हिरोशिमा नागासाकी। तो वो उसको क्या रोक रहा है कि वो इजराइल को रोकेगा या न्यूक्लियर अटैक नहीं करने देगा? मतलब रोक क्या रहा है ट्रम्प को? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रम्प ने ऐसा किया, पहली बात तो अकेला यूएस प्रेसिडेंट कर नहीं सकता, उसके साथ एडवाइजर होते हैं, कैबिनेट पूरा मिलता है उसका, उसमें एग्रीमेंट होता है, तब करते हैं। प्रेसिडेंट अकेला तभी कर सकता है अगर अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो रहा हो तो, या डर हो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है पार्लियामेंट में। तीसरी बात यह है कि अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन इसको सहन नहीं करेगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एट द एंड ऑफ द डे वहाँ वोटिंग होती है, तो पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है कुछ हद तक। तो इस हद तक तो करता है कि न्यूक्लियर वेपन ना गिराया जाए। फिर अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं वो कहेंगे हम इस्तेमाल करेंगे अब, यानी ताइवान पे या यूक्रेन पे या जहाँ पे भी। बहुत सारे देश इंतजार कर रहे हैं कि आप करो तो एक प्रेसिडेंट सेट तो करो। तो अमेरिका नहीं करेगा ना, अमेरिका नेतन्याहू करने देगा, और नेतन्याहू अगर करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे अमेरिका की तरफ से भी, और ख़ुद इजराइल में भी जो है उनके अगेंस्ट जुडिशरी तो है ही। तो दूसरी बात ये कि फिर सब दौड़ेंगे न्यूक्लियर वेपन के लिए, यानी टर्की भी दौड़ेगा न्यूक्लियर वेपन के लिए, फिर पाकिस्तान भी दे देगा सऊदी अरब को। अभी तक तो पाकिस्तान ने नहीं दिया इजराइल और अमेरिका के डर से, पर फिर पाकिस्तान कहेगा ठीक है 200 न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास भी हैं, इंक्लूडिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यानी छोटे साइज के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो वो दे देगा सऊदी अरब को, उस हालत में दे देगा। जब भी मुझसे कोई कहता है कि ऐसा कर सकता है तो मैं हमेशा हंसता हूँ, पर उस हालत में वो हंसी नहीं है, वो फिर हो जाएगा। तो और फिर मुझे लगता है हो सकता है जापान और साउथ कोरिया भी दौड़ेंगे फिर न्यूक्लियर वेपन के लिए। तो एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा।
तो आई डोंट थिंक कि वो न्यूक्लियर वेपन वहाँ पे यूज़ करेंगे मोटा मोटा। और एक शख्स का नाम, एक सीनेटर का नाम आया जब ये युद्ध शुरू हुआ, और वो भी बड़े अतरंगी कैरेक्टर हैं, लिंडसे ग्राहम। बिल्कुल। ये कहा गया कि एक तरफ तो ये बोला जा रहा था कि ये हमले के लिए इजराइल ने उकसाया, फिर अचानक से एक नाम आता है, वेस्टर्न मीडिया इसको खूब छापता है कि लिंडसे ग्राहम जो एक सेनेटर हैं, उन्होंने इजराइल को कन्विंस किया, नेतन्याहू को कन्विंस किया, और उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया कि इस युद्ध को लड़ा जाए। इस बात में कितना तथ्य नजर आता है आपको? लिंडसे ग्राहम जो है वो एक ज़ायोनिस्ट क्रिश्चियन है, यानी इवेंजेलिकल राइट विंग क्रिश्चियन उनका बेस है। उन इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का बिलीफ ये है कि जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में तभी वापस आएंगे जब ये इजराइल कोई जो बिब्लिकल इजराइल है उसकी सारी हिस्से पे वापस काबिज हो जाएगा, यानी कि पूरा ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। तो फिर जीसस क्राइस्ट आएंगे। इसको कहा जाता है एस्केटोलॉजी, यानी कि एंड टाइम्स की जो थियोलॉजी होती है उसको एस्केटोलॉजी कहा जाता है, क़यामत के दिन की। जीसस क्राइस्ट जब आएंगे तो वो सारे यहूदियों को मार देंगे, यानी कि पहले तो आप चाह रहे हैं कि यहूदी जीत जाएं, फिर जीसस क्राइस्ट आएंगे और वो 20-30 हज़ार यहूदी जो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन जाएंगे उनको माफ़ कर देंगे, बाकी यहूदी मारे जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो आप एक तरह से आप यहूदियों के दुश्मन भी हैं और दोस्त भी। अब लिंडसे ग्राहम जो हैं वो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन, उनका बेस है, उनसे उनको पैसे मिलते हैं और इजराइल लॉबी से उनको पैसे मिलते हैं अमेरिका में। इसी तरह से माइक हकबी भी जो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इस वक्त इजराइल में, वो भी एक ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है, उनको भी पैसे मिलते हैं इजराइल लॉबी से और इवेंजेलिकल क्रिश्चियन से। तो वो लोग बिल्कुल वही बातें करते हैं जो जूइश लॉबी चाहती है अमेरिका में। वो लॉबी जो है वो वही करती है जो नेतन्याहू कहता है। नेतन्याहू का ड्रीम था पिछले 40 साल से ईरान को तबाह करना। नेतन्याहू इराक को भी तबाह करना चाहते थे, यानी नियो कॉन्स भी उनके जेब में थे। नियो कंजर्वेटिव्स एक मूवमेंट था जॉर्ज बुश के टाइम पे, वो भी यहूदियों से लेस था। वो भी चाहता था कि अटैक हो जाए इराक पे ताकि इजराइल जो है के लिए कोई ख़तरा ना हो, ना बचे। तब भी नेतन्याहू ने यूएस सेनेट के सामने आके, यूएन के सामने आके खूब डेमोन्स्ट्रेशंस किए और स्पीचेस दी, और इजराइल के लिए, इसके लिए, ईरान के लिए भी हमले के लिए पिछले बहुत दशकों से वो उत्सुक है। तो लिंडसे ग्राहम जो है ये झूठ बोला जा रहा है कि उन्होंने किया कन्विंस। उनकी क्या ताकत, एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझिए हमारा, उसकी क्या ताकत है। लिंडसे ग्राहम को इस्तेमाल किया गया ट्रंप को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि लिंडसे ग्राहम ट्रंप के बहुत करीबी हैं। तो लिंडसे ग्राहम के थ्रू नेतन्याहू ने खुद डायरेक्टली भी जाके ट्रंप से, और इजराइल लॉबी के थ्रू, और इजराइल लॉबी ने बहुत पैसा दिया है ट्रंप को इलेक्शन में। एक फैमिली ने $250 मिलियन दिए। इन सब से एक प्रेशर बनाया गया ट्रंप पे। अब सवाल ये उठता है ट्रंप ने अटैक क्यों किया? तो एक तो ये इजराइल लॉबी का पैसा था और प्रेशर था। दूसरा, उनको ये कन्विंस किया गया नेतन्याहू और बाकी लोगों ने कि यही मौका है। ईरान इस वक्त बहुत कमज़ोर है, हिजबुल्लाह तबाह हो चुका, सीरिया तबाह हो चुका, गाज़ा में हमास तबाह हो चुका, और ईरान की भी एयर डिफेंस हमने जून में 2025 में 6 महीने पहले तबाह कर दिए। तो ईरान के अच्छे एयर डिफेंस नहीं बचे, और इंटेलिजेंस ये आ रही है कि सारे लीडर अभी मिलने वाले हैं। इस वक्त अमेरिका और इजराइल के पास ऐसी इंटेलिजेंस और ऐसे हथियार हैं कि वो किसी भी कंट्री के लीडर को मार सकते, किसी भी कंट्री के लीडर को मार सकते हैं, किसी भी, क्योंकि इतने सेंसिटिव सेंसर्स हैं स्पेस बेस्ड, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिग्नल्स इंटेलिजेंस है, इतना अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि वो पिन पॉइंट कर सकते हैं, और हथियार ऐसे हैं कि वो डीप बंकर बस्टिंग है। तो वो किसी भी मुल्क के लीडर को इस वक्त अगर अमेरिका चाहे, और उनके प्लेन रेडार पे नहीं आते, तो अमेरिका के प्लेन जो हैं जैसे F-35 है, F-22 है या B-2 बॉम्बर है, वो रेडार पे आते ही नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आ गए हैं और करें, और उनके पास फुल सेंसर्स हैं। तो ईरान तो क्या, अगर वो हिंदुस्तान पे हमला करें तो 2 दिन के अंदर हिंदुस्तान का, 1 दिन के अंदर हिंदुस्तान का एयर डिफेंस तोड़ देंगे। आप देखिए ना, हिंदुस्तान का एयर डिफेंस ज़्यादातर रशियन S-400 पे डिपेंडेंट है।
जहाँ पे भी रशियन माल था या चाइनीज़ माल था, उसको अमेरिकन ने एक दिन के अंदर क्या कुछ घंटों के अंदर तोड़ दिया। चाहे वो वेनेजुएला था, चाहे वो सीरिया में इसराइल ने तोड़ा S-400 को, चाहे वो ईरान में हो। तो इस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना गैप हो चुका है अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच में, और अगर अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है तो इसराइल के पास भी वही टेक्नोलॉजी है मोर और लेस, कि वो गैप इतना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी गैप, कि आप उनको रोक ही नहीं सकते अगर चाहते भी तो दो चीज़ें हुई। एक तो उनको ये कन्विंस कर दिया गया कि ईरान कमज़ोर है, हम ताकतवर है, हमारे पास हथियार हैं, हम डिकैपिटेट कर सकते हैं, रेजिम बहुत कमज़ोर है, जैसे हम करेंगे तो 4 दिन के अंदर रेवोल्यूशन हो जाएगी वहाँ पे। तो इस तरह की चूरन बेचा गया ट्रंप को। और दूसरा ये था कि प्रेशर भी था फंडर्स का, और इन दो वजहों से। और तीसरा ये था कि उनको समझाया गया कि भाई तुम्हें दशकों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ईरान हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, तुम उसके कातिल माने जाओगे, तुम उसके कॉन्करर माने जाओगे, काबिज माने जाओगे, तो तुमको सदियों तक याद किया जाएगा। तो ये ट्रंप को थोड़ा अपील करता है, उनकी ईगो को। ना तो ईरान मानने को तैयार है, ईरान कह रहा है हम भी सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और इजराइल और अमेरिका भी कुछ इसी तरीके की बातें कर रहा है कि ईरान सरेंडर करे तो करे, है ना। तो फिर इसका अंत क्या है? क्या ये युद्ध अभी चलता रहेगा या आने वाले कुछ समय में इसके रुकने की संभावना है? और अगर रुकता है तो उसकी पहल किसको करनी पड़ेगी? तो देखिए, अब जैसे मैंने बताया, दो ही सूरत हाल हैं। या तो ट्रंप एस्केलेट करें हॉर्मूज को खोलने के लिए, हॉर्मूज का खुलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑयल नहीं आएगा, नहीं तो तेल की कीमत नहीं जाएगी, और पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत हाई है। तो या तो एस्केलेट करें और उठाएं इस जंग को, या फिर वो ये समझौता करें। तो कुछ हद तक ट्रंप के हाथ में है। अगर वो समझौता करें तो दूसरी तरफ अभी तक ईरान का रवैया साफ नहीं है कि ईरान चाहता है कि पीस हो जाए, उसको बहुत नुकसान हो चुका है और वो चाह रहा है कि पीस हो जाए, या ईरान में जो मॉडरेट पार्टी है ईरान के अंदर वो चाह रहे हैं, पेजेश्कियान और ये सब लोग, पर जो हार्ड लाइनर्स है, लारेजानी और ये मुश्तबा खamenei और ये IRGC वाले, ये चाह रहे हैं कि नहीं, कुछ कॉस्ट इम्पोज हो और कुछ अमेरिका के सिपाही मारे जाएं या इसराइल के, और कुछ माली नुकसान हो। नहीं तो ये फिर 6 महीने बाद आके खड़े हो जाएंगे फिर मारने को। इनका तो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे आज अगर बंद हो जाए तो 1.5-2 महीने में ऑयल की कीमत फिर ठीक हो जाएगी। कुछ वक्त लगेगा, एकदम से नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फील्ड्स, ऑयल टैंकर्स पे हमले हुए हैं, और उनको वापस रीस्टार्ट करने में, ऑयल फील्ड ऐसी नहीं होती है गैस फील्ड की, आज बंद कर दिया, जैसे बिजली को बंद कर दिया, खोल दिया 1 सेकंड में। वो बनती हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए। जो मशीनें होती हैं उनमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। जब एक बार रुक गई वो, तो उसको फिर से स्टार्ट करने में बहुत वक्त लगता है, और फिर तेल भी एकदम से नहीं निकल सकता बाहर, क्योंकि वो जो टैंकर वहाँ फंसे हुए हैं पहले वो निकलेंगे, वो जब खाली होके फिर वापस आएंगे तो फिर टैंकर्स में से निकले, तो इसमें तो महीनों लग जाएंगे। प्रक्रिया है, तो 2-3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे कम से कम। पर अगर ये वॉर खिंच गई और तो यह इतना हुआ कि ईरान ने प्रॉमिस किया कि अगर तुम हमारे टैंकरों पे मारोगे, तुम हमारे ऑयल फैसिलिटीज़ पे मारोगे, तो हम भी तुम्हारी गल्फ कंट्रीज़ के मारेंगे ऑयल फैसिलिटीज़ पे। अगर तुम हमारे हॉस्पिटल मारोगे तो हम तुम्हारे हॉस्पिटल पे मारेंगे। तो ईरान ने कहा कि हम इक्विवेलेंट करेंगे, चाहे अमेरिका में नहीं मार सके पर यहाँ मारेंगे, GCC में। तो या तो अगर ट्रंप समझौते पे हैं तैयार, तो ये भी देखना पड़ेगा क्या ईरान समझौते पे तैयार है कि नहीं। इसराइल तो अभी समझौता नहीं चाह रहा। इसराइल चाह रहा है ये जंग कुछ हफ्ते और चले, ईरान का और नुकसान हो। ईरान का भी रवैया भी फुल्ली क्लियर नहीं है, बट लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि जंग और चले। अब बचे ट्रंप, तो पूरी तरह से ट्रंप के हाथ में नहीं है। और अगर ट्रंप तो चाह रहे हैं कि जंग खत्म हो जाए, वैसे मेरी राय में तो उनकी झुंझलाहट, उनकी ये, पर किस कीमत पे बंद हो, क्या वो तैयार हैं इसके लिए कि वो जलील भी हों और ये भी ख्वार भी हों। मुझे लग रहा है कि अब ये चलेगी अनलेस ट्रंप फैसला कर लें एकदम से कि चलो ठीक है यार, कोई नहीं, मैं तैयार हूँ। तो देखिए, ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि राजनीति उनको नहीं इफेक्ट करती है, और बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को भी देख रहे होंगे, शायद उनमें से भी कुछ का ये बिलीफ होगा। लेकिन आप इसको बड़ी एकदम मुफीद समय है ये समझने के लिए कि दुनिया के 1000 किलोमीटर दूर हो रही एक जंग कैसे हमारे किचन तक पहुंच जाती है,
कैसे हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ तक पहुंच जाती है और उसका असर हमारी जेब और हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से पड़ता है, इसको समझने के लिए एकदम परफेक्ट समय है। और ये जो पूरी जंग है, ये हमको एक सीख दे जा रही है, कि हमारी कहाँ-कहाँ पर अभी कमी है, कहाँ-कहाँ पर हमें अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना है, बेहतर करना है। तो उन सब चीज़ों को ठीक किया जाए। पर मुकुल, एक बात और कहूँगा मैं, हुँ, कि हमने भी कुछ ढील दी है। हुँ, मिसाल के तौर पे जो पहला हफ्ता था जंग का, उसमें हमने अपना एलपीजी का इंतज़ाम नहीं किया, सिर्फ दूसरे हफ्ते से शुरू किया। बल्कि हॉर्मूज़ की चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। सबसे शुरुआत में ही हो रही थी कि ईरान सबसे पहला काम यही दूसरी करेगा। हमने बहुत बड़ी ये गलती की है, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान है इस लड़ाई से। यानी कि हमारा 90 लाख हिंदुस्तानी वहाँ पे जो पैसा भेजता है, एक तो उसकी ज़िंदगी है और उसके घर वालों का जो पेट यहाँ पे पलता है, उस पे लात पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। दूसरी बात ये आपका कहना है कि मिडिल ईस्ट में मंदी आने वाली है? बहुत बड़ी, दुबई वो रहेगा ही नहीं जो दुबई था, क्योंकि दुबई का मेन अट्रैक्शन ये था कि ये अमन की जगह है, आप सेफ हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि रोज ड्रोन उड़ रही है, वहां पे गिर रही है, मिसाइल गिर रही है, तो कौन टूरिज्म के लिए वहां जाएगा? 35% उसका जीडीपी टूरिज्म से आता था, यूएई का। दुबई का नहीं, दुबई का तो शायद 80% आता होगा, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, यानी अबू धाबी दुबई सब मिला के। ऊपर से एयर ट्रैवल का हब था, कतर भी एयर ट्रैवल का हब था, दुबई भी और अबू धाबी भी एयर ट्रैवल, इत्तेहाद, कतर एयरवेज, एमिरेट्स, वो खतरे में। तीसरी बात, रियल एस्टेट, मिलियनियर्स जाके मिलियन डॉलर के घर खरीदते थे वहां पे, अब वो सब भाग रहे हैं गाड़ियों में रियाद की और मस्कत की तरफ प्लेन पकड़ने के लिए 10-10 घंटे की लिम्यूजिन में। तो रियल एस्टेट गिरेगा वहां पे। तो तीनों बड़ी चीजें हो गई, और चौथी सबसे बड़ी चीज तेल का वो भंडार माना जाता था, अब तेल महंगा तो हो गया, पर उनका तो तेल बिक नहीं पा रहा और ऑनलाइन आने में टाइम लगेगा। उससे भी बड़ी एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने वाली है। अब लोग तेल पे ही कम निर्भर होंगे। चीन तो 20% शिफ्ट कर चुका है अपनी एनर्जी रिन्यूएबल की तरफ। और भी मुल्क, नेपाल जैसा छोटा मुल्क, 73% नई गाड़ियां जो बिकी हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकी हैं पिछले साल नेपाल में। इसी तरह से पाकिस्तान, चीन इस वक्त सोलर पैनल बना रहा है 8 रुपए का, 10 सेंट्स यूएस सेंट्स का। तो पाकिस्तान 30% ऑफ द ग्रिड चला गया, 40% पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ग्रिड बन रही है, यानी कि ये सोलार से बन रही है, क्योंकि सस्ता चाइनीज पैनल हर लोग ने अपने घर में लगाया हुआ है, खेतों में लगाया हुआ है किसानों ने। तो क्या होगा कि दुनिया हल्के हल्के, और इसमें हमारी बहुत बड़ी कमी रही है हमारी सरकार की। गडकरी साहब ने कहा था कुछ साल पहले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्स हटेगा, क्योंकि 45% जो गाड़ी की वैल्यू होती है इंडिया में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, 45%, ऑलमोस्ट आधी। वो अगर कम कर दी जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकती हैं यहाँ पे भी, हमें फिर इतना तेल पे निर्भर नहीं होना पड़ता। वो फिर नहीं की सरकार ने। गडकरी साहब ने कहा, हो सकता है उनका इरादा भी हो, पर फिर सरकार का इरादा बदल गया। ये 2-3 साल पहले की बात है, इलेक्शन से पहले की बात है, 2024 की। तो हमने वो भी शिफ्ट नहीं किया है, तो हम बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस पे निर्भर हैं। पर दुनिया जो है आज के बाद से कम निर्भर होगी, तो इसका नुकसान होगा मिडिल ईस्ट को बहुत बड़ा। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी उसकी वजह से भी नीचे जाएगी। अब तेल का, दूसरा, तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, खराब होगा। यानी कि ये जो रेमिटेंस आता था, जो वहां से हिंदुस्तानी भेजते थे, और ये जो सस्ता तेल आता था हमें आज के मुकाबले, उससे हमारे रुपये का दर बढ़ा रहता था। 91 कम लगता है, पर ये 100 पार हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। फॉरेक्स में भी कमी आएगी, उससे महंगाई बढ़ेगी। यहाँ पे हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी करेंसी इतनी गिर जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान में महंगाई आएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है हमारा स्टॉक मार्केट गिरे, हो सकता है हमारा रियल एस्टेट मार्केट गिरे। तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये जंग। इसलिए जब प्रधानमंत्री गए थे इजराइल, तब उनको कहना चाहिए था नेतन्याहू से, फ़ोन पे कहते या प्राइवेट में कहते, अमेरिका से कहते प्राइवेट में या फ़ोन पे, कि मत, अगर वो नहीं मानते तो पब्लिकली कहते। अब लोग मुझसे कहते हैं पब्लिकली कहने का फ़ायदा क्या होता है, जंग थोड़ी रुक जाती है, हिंदुस्तान रोक थोड़ी देता है, यूक्रेन में रोक तो नहीं पाया है हिंदुस्तान, पर उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है 2 तरह से। एक तो ईरान को पता चलता कि हमने रोकने की कोशिश की, अभी तो उसने हमारे सिर्फ 2-3 जहाज़ जाने दिए, हो सकता है हमें फ्री पैसेज दे देता गल्फ से। दूसरी बात ये, हमारी पब्लिक को भी तो पता चलता कि हमारी सरकार जो है वो चिंतित है इस मामले में, कि हमारे लिए काम कर रही है। तीसरी बात, हमारी एक नैतिक पोजीशन होती है ग्लोबल साउथ में, कि हमने उसको रोकने की कोशिश करी।
क्योंकि हमारा हमसे ज़्यादा नुकसान बहुत कम मुल्कों का है। चीन का भी उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना हमारा। उसके पास कम से कम 6 महीने के ऑयल रिजर्व्स हैं और उसने काफ़ी अपना जो है डिपेंडेंसी ऑयल पे कम कर दी है, नेचुरल गैस और इस पे कम करके ज़्यादा न्यूक्लियर और रिन्यूएबल्स पे जा रही है चीन की एनर्जी मिक्स। हमारा एनर्जी मिक्स मूव नहीं हुआ है, हमें बहुत धक्का लगेगा। इसके पक्का मंदी आएगी मिडिल ईस्ट में। मुझे डर ये कहीं ग्लोबल मंदी ना आ जाए अगर यूएस स्टॉक मार्केट गिरा और हमारा भी। तो अभी स्थितियां मतलब बहुत बेहतर तो नहीं दिख रही हैं, नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, अगर इन लोगों को समझ में आए और किसी तरह से बातचीत से मामला सुलझे तो हो सकता है कि आगे आने वाला समय थोड़ा सा कम प्रॉब्लमेटिक हो, कम खतरनाक हो। बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है? क्या सोच रहे हैं आप इस पूरे युद्ध के बारे में, जिस तरह से हम इससे डील कर रहे हैं, जैसे ये लोग डील कर रहे हैं, अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो? आप ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिए। बाकी हम इस पे बहुत विस्तार से हम बातें कर रहे हैं। हम अभी अफ़गान पे भी हमने बात की, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में जो चल रहा है, एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इसके अलावा हमने इजराइल की हिस्ट्री पर भी एक पॉडकास्ट कर रखा है। आप ये सब देखिए, ब्रेकिंग डाउन की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर देखें जा करके और विस्तार से समझिए। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको एक पूरी उसके बारे में जो भी लेयरिंग्स हैं उन सबको समझा पाएँ, जो न्यूएंसेस हैं वो आपको क्लियर कर पाएँ। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए, जो आपके और परिवार के लोग हैं, साथी हैं, उन तक पहुँचाइए ताकि वो भी अवेयर हो सकें और समझ सकें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ एक जगह आकर के मिल जाती हैं। आज के टाइम पे सब इंटरसेक्शनल है, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। तो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत।